नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को आतंक का सफाया कर देंगे, जम्मू कश्मीर से आतंक खत्म कर देंगे, लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। और वो सपना पूरा भी हुआ। जो लाल चौक एक वक्त में स्टोन पेल्टर के तस्वीरों से आप देखते थे, सोशल मीडिया पर पटी हुई रहती थी, स्टोन पेल्टर्स आपको नजर आते थे सेना के जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए। अब वो लाल चौक पूरी तरीके से आबाद हो चुका है। वहां पर तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा, शांति नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कहीं भी आपको आतंकवाद नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेना ने काम किया, सरकार ने काम किया, जिन नीतियों के साथ काम हुआ, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद एक तरीके से पूरा सफाया हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जो मार दी, उस पिटाई का बदला पाकिस्तान लेना चाहता है और बहुत खौफनाक साजिश पाकिस्तान रच रहा है। खबर बहुत बड़ी है, इंटरनल रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर में दोबारा से अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसके सबसे बड़ा उदाहरण यह नजर आया कि जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं लाल किले ब्लास्ट के बाद, उनमें से ज्यादातर का वास्ता जम्मू कश्मीर से होता है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या दोबारा से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता है या जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में आतंकवाद दोबारा से फैलाना चाहता है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अश्विनी श्रीवास्तव, जो लगातार अपनी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं और अपने विचार देते हैं। अश्विनी सर, बीच में तो सब कुछ मॉड्यूल खत्म हो चुका था, बड़े बड़े आतंकी मारे भी गए थे, कमर टूट गई थी आतंकवाद की, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर से। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोबारा से पैर पसार रहा है जिस तरीके से डॉक्टर्स पकड़े गए हैं सर? हाँ अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं। देखो, लास्ट अब जब से 12-13 साल से जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर में। और ये सच्चाई है। इसकी वजह ये थी कि जो भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम था, स्पेशली जो एनआईए के अंडर, वो काफी पुख्ता था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक प्रकार रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर होता था। अगर कोई आतंकवादी ये घटना करने की कोशिश भी करता था, इससे पहले वो कुछ करते उनको दबोच लिया जाता था। मगर ये हाँ सच्चाई है कि ये हुआ है जो रेड फोर्ट में, ये एक चिंता का विषय है और इसने बिल्कुल सबको हिला दिया है। क्योंकि इसमें सच्चाई है, ये जो मॉड्यूल है ये व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है। इसका मतलब कि इसमें वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर शक बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि डॉक्टर्स को सोसाइटी में रिस्पेक्ट किया जाता है। डॉक्टर जान बचाते हैं, डॉक्टर जान लेते नहीं। तो ये सच्चाई है, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। और इसके अंदर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए हैं ये मॉड्यूल, ये जो अभी तक पता चला है, ये तो टिप इन आइसबर्ग है। अभी तो बहुत कुछ आपको आएगा। एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर आप देखें कि जिस प्रकार से जो डॉक्टर ये उमर नबी, जो कि एक सुसाइडल बॉम्ब था, किस प्रकार से इसने अमोनिया नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का इस्तेमाल किया, जिससे उसको डेटोनेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपका जो शहीन है, आदिल है, मुजामिल है, और अब कहीं ना कहीं तारे एक और जुड़ रही हैं मौलवी के साथ। जो मौलवी है एक जो इफरान है, वो इफरान अहमद वागे, उसने इनको सबको रेडिकलाइज किया है। तो ये सच्चाई है, बहुत बड़ा मॉड्यूल था ये। अब बात आती है जो आपने 3-4 पॉइंट बताए, हम वन बाय वन लेते हैं। आपने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं जो मार पड़ी थी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में, इसका बदला। हाँ, इसमें सच्चाई है। 4 दिन में पाकिस्तान को भारत ने घुटनों पे टेक दिया था। भारत ने इसके फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स को 10 और 11 तारीख को बिल्कुल नष्ट कर दिया। नूर खान, सरगोदा, उसके बाद रहीम यार खान, आपका देखें एक प्रकार से शिकार तो सभी को। और इसी प्रकार 6-7 की रात को इनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था,
जिस प्रकार से लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर थे और काफी जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए, जिसमें मसूद अजहर की खुद की फैमिली थी बहवालपुर में। तो ये सच्चाई है, डर के मारे इन्होंने हेडक्वार्टर को भी वेस्टर्न साइड ले गए। तो इसका बदला वो हो सकता है लेने की कोशिश कर रहे हूं, मगर ये सच्चाई है पाकिस्तान ने कभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं किया था। उनकी जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट वो चली हुई है और वो हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल करते। हाँ, कश्मीर घाटी में अभी तक वाकई सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी लास्ट 10-12 साल में, जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया। एक प्रकार से आप देखें वहां पर डेवलपमेंट की जाल बिछा है, सड़कें बहुत बढ़ाई गई हैं, उसके बाद रेलवे लाइन पूरी चली गई है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत लेवल पे इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद राज्यसभा आपके लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद आपके स्टेट असेंबली के हुए, IIM मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बने। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी वो अभी हिस्ट्री हो गई है। हाँ, कहाँ पर सक्सेस नहीं मिली वो है रेडिकलाइजेशन। सच्चाई है सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली में जो रेडिकलाइजेशन थी उसमें कमी तो आई मगर कम नहीं हो, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, और वही एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ये जितने भी आतंकवादी वहां से पकड़े गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तारें जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, और ये हमें बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। ये क्या वजह है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो कि एक डॉक्टर थे वो इसके अंदर हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है, आपके स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं, और दो जगह हैं जहां पर इनको रेडिकलाइज किया जाता है सबसे ज्यादा। एक तो है मस्जिद के अंदर मौलवी कर सकता है, एक है इनके मदरसा, और इस पे भारत ने बार बार इसको उजागर किया है। जिस प्रकार से अभी इरफान अहमद बागे का पता चला है कि उसने कैसे रेडिकलाइज किया था इन डॉक्टर्स को, ये चिंता का विषय है। तो यहाँ हमारी सक्सेस कम थी। अब आपने कहा कि आतंकवादी, हाँ बिल्कुल, काफी गिने चुने आतंकवादी रह गए थे नॉर्थ कश्मीर में और कश्मीर घाटी में, करीब करीब 40-50 से करीब, जो इसके अंदर आप लीडरशिप थी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की आप देखें कि वो भी खत्म। मगर अभी इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कोशिश की है इनको दोबारा उजागर करने की। दूसरा जो साउथ और पीर पंजाल, रजौरी, पुंछ, कठुआ, इसके बाद आप देखें डोडा, किश्तवाड़, ये जो है लास्ट 2 साल में आतंकवाद वहां बढ़ा है, और वहां आतंकवाद इसलिए बढ़ा है कि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कुछ हुई है क्योंकि हमारे ट्रुप्स वहां से हमने निकाल के ईस्ट लद्दाख में भेजे। कहने का मतलब ये है कि ये सच्चाई है कि हम रेडिकलाइजेशन नहीं रोक पाए हैं, जिसकी तरफ हमें डेवलपमेंट हुई है, वहां पर खुशहाली आई है, वहां पर लोग खुश हैं, मगर ये कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया, और वो जो पढ़े लिखे, जो जिनको सिस्टम का फायदा उठाया, जिन्होंने यहाँ से मेडिकल कॉलेजों से डिग्री प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं वहां हमारी कामी रही है कि ये रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, मदरसा से, मॉस्क से, और ये ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल का अभी भी नेटवर्क है, और इनकी तारे सबकी ISI से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल हो या किसी और आतंकवादी का। अभिषेक बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हैं सर, लेकिन जो अभी तक अब ताजा रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी अधिकारियों के हवाले से खबर आई है वो यह कि 100 से ज्यादा आतंकी अभी एक्टिव हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है सर कि ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं, जम्मू कश्मीर मूल के नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर से तो आतंकवाद का एक तरीके से सफाया कर दिया था, नौजवानों को खेल के रास्ते पर, पढ़ाई के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर ले गई थी गवर्नमेंट। नौजवान वहां के बदल रहे हैं, हालात बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूल के आतंकी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में। सर, इन हालातों को कैसे देखते हैं आप, और क्या ये वास्तव में बहुत बड़े खतरे के संकेत हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छी तरीके इशारा किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगांव में जहां पर 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था धर्म पूछ के, उससे ऐसे लग रहा था कि काफी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है, और काफी डेवलपमेंट का माहौल था, एक शांति का माहौल था, स्पेशली कश्मीर घाटी में कुछ एक हरकतें हो रही थी साउथ और पीर पंजाब। मगर ये जब से पहलगांव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमने
किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। हाँ, कुछ एक्टिविटी बढ़ी है जम्मू एंड कश्मीर में। जो ये आतंकवादी बिल्कुल छुप गए थे, डर गए थे, आज इनके अंदर दोबारा ये ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल उजागर हुए हैं और पाकिस्तान चाहता है कि किसी आईएसआई पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उसकी कोशिश को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। मगर मैं इस बात को मानता हूं और मैं अभी भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारत हर चीज में सक्सेसफुल हुआ। कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में हो रही थी उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैंने बताया इनकी कड़ी कहीं ना कहीं जो है मस्जिद में और मदरसाज में वो बहुत जरूरी है। हमें उनको एक प्रकार से टारगेट करना, एड्रेस करना, किस प्रकार से मॉडर्नाइज करें, किस प्रकार से हमें मेन स्ट्रीम में लाएं। तो यहाँ कहीं ना कहीं खामी, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कहीं ना कहीं एक प्रकार एक्टिवेशन हुई है टेररिज्म की इस के बाद। सर व्हाइट कॉलर की बात हो रही है, आपने वो नाम दिया था व्हाइट कॉलर का। सर कितना खतरनाक है, क्योंकि आप जिसे डॉक्टर को समाज में भगवान की तरह मानते हैं, अगर वही भगवान जान लेने लगे तो सर फिर भरोसा किस पे किया जाए। मतलब डॉक्टर्स की पढ़ाई तो सब जगह के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, और अगर वही डॉक्टर फिर आतंकवादी बन जाएं तो ये तो सर बड़ा खतरनाक कॉकटेल बनता जा रहा है। कैसे सर इस पर रोक लगानी चाहिए आपके सर? पहली बात तो आपने जो बताया कि भाई भगवान, जो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वो जान लेते नहीं, जान देते हैं, ये सच्चाई है। सोसाइटी में इनकी बहुत बड़ी एक स्टैंडिंग है। यही अगर एक प्रकार से जान लेने लगे तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और ये व्हाइट कॉलर जो टेरर इकोसिस्टम है, कहने का मतलब ये है कि आप आज तक ये सोचते थे कि आतंकवादी ज्यादातर वो लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिसके अनप्रिविलेज सोसाइटी से, मगर वो डॉक्टर जो कि पढ़े लिखे हैं, अगर वो गलत रास्ते चले जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो ज्ञान है किस प्रकार से आप एक्सप्लोसिव को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके थिंकिंग पावर है। तो यही इसमें हुआ है कि अगर डॉक्टर्स का जो गैंग है, ये जितने भी डॉक्टर पकड़े गए, मुजामिल पकड़ा गया, आदिल पकड़ा गया, शाहीन जो लेडी डॉक्टर है उसको पकड़ा गया है, उसके बाद जो आप एक देखें वानी जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, एक जो डॉक्टर है वो एक माहिर था ड्रोन्स के अंदर और रॉकेट बनाने में, और अभी ये मौलवी को पकड़ा गया है जो इरफान अहमद वागे है, ये एक पर रेडिकलाइज कर रहा था। तो चिंता का विषय है और मुझे लगता है एनआईए अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब अभी तक पता चला है, मुझे लगता है वो तो बहुत कम है। आप देखेंगे कि जब इसके खुलासे होंगे तो वो चुकाने वाले होंगे, क्योंकि इसके अंदर लार्जर मॉड्यूल पकड़ा जाएगा। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का नेटवर्क है, ये चिंता का विषय है। रेडिकलाइजेशन जो हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारा जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ये आपके बाकी हिस्सों में, अभी फरीदाबाद तो हरियाणा का हिस्सा है, आपका सहारनपुर तो यूपी का हिस्सा है। इसकी तारें आप देखना बहुत ज्यादा जाएंगे, मगर इसकी तारें तुर्की से पाकिस्तान, इनके जो हैंडलर्स हैं वो आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। और वो जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये सच्चाई है कि ये एक नया टेररिज्म आया है और हमें इसके लिए अब चौकन्ना होना पड़ेगा। हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, हमें भी अब और भी एक अलर्ट होना पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा आने वाले ये रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि भारत में हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई धर्म के साथ ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म को देख के हम हैं। जब बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं तो वो 140 भारतवासियों की करते हैं, 140 करोड़ जी। आप देखें किसी 140 करोड़ भारतवासियों की करते हैं, हम उनकी डेवलपमेंट के, मगर उसी में से अगर ऐसे हो जाते हैं तो एक चिंता का विषय है। और इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा, वो तो उसकी पॉलिसी ब्रीड इंडिया विद 1000 का चलती रहेगी, वो तो एक इकोसिस्टम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलेगा। मगर मैं इससे सहमत हूं कि कुछ ना कुछ आप देखेंगे अपस्विंग आया है टेररिज्म में, और इसके लिए हम तैयार हैं, करेंगे। और एनआईए अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो आप भी कहेंगे कि वाकई ये जो मॉड्यूल था ये छोटा नहीं था, बहुत बड़ा फैलाव था इसका। और हमें अब अपनी भी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी इस व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभिषेक बिल्कुल सर, देखिए पाकिस्तान सर कितनी भी कोशिश कर ले अपने नापाक मंसूबों को फैलाने के लिए, लेकिन वो
कामयाब नहीं हो पाएगा। अब से पहले भी उसने मंसूबों को इस तरीके से फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो तब कामयाब नहीं हो पाया। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए सेना तैयार रही है और बॉर्डर पर तैनात रहती है। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल जरूर है और इन सवालों से चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, थैंक यू। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।